स्वागत है बच्चों आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकेंड पार्ट के बारे में, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो वैसे तो बच्चों, जब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात हम लोग करते हैं तो टू इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती हैं। फर्स्ट लीवर होता है और सेकेंड पैनक्रियाज होता है। लेकिन अब इन दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ साथ कुछ एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं जो कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे सलेवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग सलेवरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो सलेवरी ग्लैंड की जो पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है? आउटसाइड द ओरल कैविटी। ठीक है ना, इनकी सिचुएशन कहाँ पे होती है? आउटसाइड द ओरल कैविटी। इस पे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि सलेवरी ग्लैंड जो होती है आउटसाइड द बॉडी कैविटी होती है, सॉरी ओरल कैविटी होती है। अब इनके नेम की बात करो, तो जब नेम की बात करोगे तो फर्स्ट हो गया पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, सेकंड कौन सा हो गया? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। थर्ड कौन सा हो गया? सबलिंगुअल ग्लैंड। इनके नंबर की बात करो, ये 2 होती है, ये भी 2 होती है, ये भी 2 होती है, तो टोटल इनका नंबर कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। ठीक है, तो आपको सलेवरी ग्लैंड के बारे में मालूम चल गया। 3 सलेवरी ग्लैंड होती है, 3 पैर में होती है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल की बात करी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इन्हीं सलेवरी ग्लैंड पे कुछ और बातों को डिस्कशन करने। तो बच्चों सलेवरी ग्लैंड की हम लोग बात कर ले तो अभी हम लोग पीछे देख करके आए हैं कि 3 टाइप की सलेवरी ग्लैंड होती है, तो नेम आप याद कर लोगे। ठीक है, अभी जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें से एक जो पैरोटिड है, ठीक है, ये पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड होगी। उनमें से इसकी पोजीशन की बात करो तो पोजीशन होती है कहाँ पे? चीक पे होती है। ठीक है, इसलिए इसको चीक सलेवरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरे की बात करो तो जो दूसरी सलेवरी ग्लैंड है जिसको हम लोग कह रहे हैं सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर कह रहे हैं, तो ये लोअर जॉ के पोजीशन में होगी। वहीं पे जो नेक्स्ट वाली बात कर रहे हैं हम लोग सबलिंगुअल, तो ये टंग के नीचे होती है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने देख लिया कि 3 टाइप की सलेवरी ग्लैंड, इनकी पोजीशन देख ली है और इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे? बक्कल कैविटी में होती है, लेकिन आउटसाइड द ओरल कैविटी। अब वर्किंग की बात करें तो मेन वर्क इनका होता है सलाइवा का सिक्रीशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लीवर पर डिस्कशन करने के लिए। तो जब लीवर की बात करेंगे बच्चों, तो लीवर जो होता है लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड में इंक्लूड किया जाता है और लार्जेस्ट वेट भी होता है, हैवीएस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की। कितना वेट होता है? कितना वेट होता है? 1.2 टू 1.5 केजी का वेट, और लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर अपने माइंड में सेव करके रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। अब हम लोग अगर लीवर की कुछ और बातों को जानना चाहें, जानने का प्रयास करें, तो ऐसा बताया गया है कि इसकी पोजीशन, इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे होती है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पर? डायफ्राम के ठीक नीचे की तरफ होगी। और इसमें 2 लोब्स होते हैं। नंबर ऑफ लोब्स कितने होंगे? लोब्स कितने होंगे? 2। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लोब हैं आपको हम अभी बताएंगे थोड़ी देर के बाद। तो एक क्वेश्चन और आता है कि भाई अगर लोब है, लोब के अंदर भी तो कुछ होता होगा ना। तो लोब के अंदर क्या होता है? लोब्यूल्स होते हैं। ये भी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोब के अंदर क्या होते हैं? लोब्यूल्स होते हैं, और इनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। तो जो हिपैटिक लोब्स होते हैं उनके अंदर सेल्स होती हैं, सेल्स को बोलते हैं हिपैटिक सेल, और ये हिपैटिक सेल कॉर्ड में अरेंज होती है। और हिपैटिक सेल्स का वर्क क्या होता है? बाइल का सिक्रीशन करना। तो बाइल का सिक्रीशन करना किसका वर्क है? हिपैटिक लोब्यूल के अंदर पाए जाने वाली हिपैटिक सेल्स। राइट, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। तो अब चलते हैं हम लोग और बातों पर डिस्कशन करने के लिए। अब ये देखिए पिक्चर में जाएगा, तो अभी जैसे बात कर रहे थे 2 लोब्स होते हैं, इसमें से एक लोब तो आपको सामने यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, किस फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है? राइट लोब के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। दूसरे की अगर बात कर लो तो किस फॉर्म में? लेफ्ट लोब के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो राइट लोब है वो कैसा है? लार्ज हो गया, और जो लेफ्ट लोब है वो कैसा हो गया? स्मॉल हो गया, है ना। अब क्वेश्चन आया हुआ है
कि गॉल ब्लैडर की पोजीशन कहाँ पे होगी। तो पिक्चर इमेज आपके सामने क्लियर है कि राइट लोब के बिलो सरफेस पे, नीचे के सरफेस पे गॉल ब्लैडर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाइल जूस को क्या करता है, बाइल जूस को क्या करता है, स्टोरेज करने का वर्क करता है। तो अब एक बात और सामने आपकी आई, भाई लोब्यूल हम लोग देख रहे थे, ईच लोब्यूल में एक कवरिंग होगी और उस कवरिंग को बोलते हैं हम लोग ग्लीशन कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, ग्लीशन कैप्सूल बोलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है भाई। लिवर, ठीक है, लिवर में क्या हो गए, लोब्स हो गए, लोब्स के अंदर क्या मिल गए, लोब्यूल्स मिल गए। अब लोब्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट। लोब्यूल के चारों तरफ एक कवरिंग होगी और इस कवरिंग को आप क्या बोलोगे, ग्लीशन कैप्सूल बोलोगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, पार्ट है, जहाँ पे क्वेश्चन आपका नीट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और होता है रियल में क्या है, अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आसानी से आ रही हैं। अब बच्चों, जो हेपेटिक सेल्स हैं, मैंने आपको पहले बताया कि हेपेटिक सेल्स का वर्क होता है बाइल सिक्रेट करना। ठीक है, बाइल सिक्रेट करना। अभी बाइल होता क्या है, एक एल्केलिन होता है, एल्केलिन जूस होता है। ठीक है, एल्केलिन जूस होता है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम्स नहीं होते, एंजाइम्स नहीं होते। और इसके अंदर, बाइल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट होंगे। और वैसे कलर की अगर बात करूं तो कैसा होता है, येलो, येलोइश ग्रीन होता है। ठीक है, येलोइश ग्रीन होता है। और येलोइश ग्रीन जो प्रेजेंस होती है वो किस वजह से होती है, बाइलिरोबिन, बाइलिरोबिन प्लस बाइलीवर्डिन, बाइलीवर्डिन की वजह से येलोइश ग्रीन होता है। हाँ, सॉल्ट भी पाए जाते हैं। तो सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, दो तरह के सॉल्ट मिलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिलते हैं। दोनों सॉल्ट मिल करके क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करो, वो कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, इमल्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये बात भी हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे, इमल्सिफिकेशन क्या है। इसमें फैट का जो लार्ज ग्लोब्यूल होगा वो स्मॉल ग्लोब्यूल में चेंज हो जाता है। वहीं पे जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होंगे वो क्या करते हैं, जो टाइम आता है ना स्टमक से, उसको क्या करते हैं, एल्कलीन करने का वर्क करते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपकी, आपको बातें समझ में आई होंगी इजीली। ठीक है, अब चलते हैं हम जरा नेक्स्ट बात पर डिस्कशन करते हैं। तो बाइल तो बना दिया बच्चों, हेपेटिक सेल। अब उसका जो स्टोरेज है, और स्टोरेज होने के साथ साथ जो कंसंट्रेशन, ठीक है, इसका स्टोरेज, जो कंसंट्रेशन कहाँ पे हो रहा होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर हो रहा है। गॉल ब्लैडर आपको बता दे एक थिन मस्कुलर सैक होता है। ठीक, अच्छा, तो इतनी बात आप समझ गए। अब गॉल ब्लैडर में बाइल जूस आएगा तो कैसे आएगा, तो लिवर के अंदर कुछ छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट बोला जाता है। तो हिपैटिक डक्ट जो होंगी वो कहीं ना कहीं जाके ओपन हो जाएंगी। हिपैटिक कहाँ पे ओपन हो जाएंगी, सिस्टिक डक्ट में जाके ओपन हो जाएंगी। और सिस्टिक डक्ट जो है वो क्या कर रही होंगी, एक कॉमन सा डक्ट बना रही होंगी जिसको बोलेंगे हम लोग कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट बोल रहे होंगे। ठीक है, तो एक इमेज आपके सामने स्क्रीन पे आया। ठीक है, इस इमेज से आप जरा एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर आपको बातें अगर थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होंगी तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। डक्ट फ्रॉम लीवर, तो इनको आप बोलोगे हिपैटिक डक्ट। ठीक है, ये जो हिपैटिक डक्ट होंगी ये कहीं ना कहीं जाकर के तो फ्यूज हो रही है ना, इसको कह दिया कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब गॉल ब्लैडर की भी डक्ट होगी, गॉल ब्लैडर की भी डक्ट होगी, इसको बोलोगे आप सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों ने मिलकर के कॉमन सा डक्ट बनाया जी, इसको बोल रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट। अभी जो कॉमन बाइल डक्ट होता है ये कहाँ पे ओपन होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पार्ट क्या है, डोडेनम। तो डोडेनम में ग्रीन वाली जो पाइप आ रही है वो यहीं पे आकर के ओपन होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पाइप और आ रही है
वो पेनक्रियाज वाली पाइप, तो पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज की जो डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट, दोनों के दोनों एक ही कॉमन पोर से ओपन होती है, ठीक है ना। और उस, भाई उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जिस डक्ट की ओपनिंग यहाँ पे हो रही है डोडेनम के अंदर, उसको क्या बोलोगे, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। तो उससे ओपन हो गया डोडेनम के अंदर, ये भी बात आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। फिलहाल अगर आपको कोई डाउट अगर आता है तो आप वीडियो देखने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखेंगे, ठीक है, और आपका जो डाउट है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब साथियों, बाइल और जो पेनक्रियाटिक होती है, मैंने आपको अभी भी बताया, ये डोडेनम में होती है, खुलती है, और कॉमन डक्ट के थ्रू ओपन होंगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट पे क्या होता है बच्चों, एक स्फिंक्टर लगा होता है, क्या लगा होता है, स्फिंक्टर, और इस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया, तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे कि बाइल डक्ट जो आ रही है, पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही, दोनों फ्यूज हो गई, फ्यूज होने के बाद एक कॉमन सा डक्ट बना दिया, इसको बोल दिया हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। इस पे एक स्फिंक्टर लगा होगा जिसको बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडी, और इसी के रेगुलेशन में क्या होता है, जो जूसेस होते हैं सिक्रीट होते हैं डोडेनम के अंदर, ठीक है। ये तो बात हो गई यहाँ पे दोनों डक्ट के बारे में। अब ये आपकी स्क्रीन पे क्या आया, ये है एक कॉमन हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है, ये क्या है, हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल। तो हेपेटिक लोब्यूल के चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। इसको आप जरा सा माइंड में ध्यान से रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आता है, इस वजह से कोई क्वेश्चन नहीं आया। पहले जो प्रीवियस एग्जाम की बात कर ले, जब AIPMT होता तो यहाँ से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब डायग्राम जो होते हैं हमारी NCERT के ही होते हैं। तो ये जो बनाया है कनेक्टिव टिश्यू, जो कवरिंग है रियल में, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लीशन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लीशन कैप्सूल बोलते हैं। ग्लीशन कैप्सूल कहाँ पे मिलता है, हेपेटिक लोब्यूल के चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भाई हेपेटिक लोब्यूल के अंदर कुछ फैगोसाइटिक सेल्स होती है, क्या होती है, फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है। वैसे अपनी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, उन फैगोसाइटिक सेल्स को बोलते हैं कुपर सेल, ठीक है। तो कुपर सेल्स का वर्क होता है फैगोसाइटोसिस करके जो फॉरेन एजेंट्स आते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना, क्लियर, ये भी बात आपको समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ, जिसको बोलते हैं पेनक्रियास। तो बच्चों पेनक्रियास जो होता है उसको कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि कंपाउंड ग्लैंड बोलने का एक रीजन होता है कि उसके पास दोनों नेचर होते हैं, एक्सोक्राइन नेचर भी होता है और एंडोक्राइन नेचर भी होता है। पर ये सी शेप डोडेनम के बीच में बैलेंस रहता है, ठीक है, कहाँ पे रहता है, डोडेनम की दोनों जो आर्म्स होती हैं वहीं पे इसकी पोजीशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सोक्राइन जो पोर्शन होगा वो क्या करता होगा, एक्सोक्राइन पोर्शन का वर्क होता है पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करना। अब इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, पीएच वाइज, तो उसका जो नेचर होता है वो एल्कलीन, ऐसा नेचर होगा, एल्कलीन नेचर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कलीन नेचर, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे सॉल्ट की प्रेजेंस हो, और उसके पास एंजाइम्स होंगे, वहीं पे जो एंडोक्राइन पार्ट होगा वो क्या कर रहा होगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा। और हार्मोन कौन से, एक तो इंसुलिन हार्मोन है, दूसरा कौन सा हार्मोन है, ग्लूकेगॉन हार्मोन, तो ये सिक्रीट हो रहे होंगे। अब ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है और इंसुलिन हार्मोन है, ये करते क्या है रियल में, तो आपको मैं बता दूं, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करा रहा होगा, और जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होगा वो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को राइज करा रहा होता है। तो ये हमने आपको इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के बारे में बता दिया। अब ये पिक्चर इमेज आपके सामने आया, पेनक्रियास का ट्रांसफर सेक्शन कट कर दिया गया है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेशली दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है, एंडोक्राइन पार्ट को दिखाया गया है, जिसमें कुछ सेल्स यहाँ पे दिख रही है, कॉमनली कहते हैं हम लैंगरहॉर्न सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स। तो लैंगरहैंस जो सेल्स होती है वो एंडोक्राइन नेचर वाली होती है, ठीक है। और ये क्या दिख रही है, जो फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको सामने,
तो ये बेटा एक्सोक्राइन पार्ट है, ये एक्सोक्राइन पार्ट है जहां से पैंक्रेटिक जूस रिलीज होगा। अब इन लैंगरहैंस में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, बीटा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं। तो इन डिफरेंट सेल से हार्मोन निकलते हैं। बीटा सेल से निकलता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। अल्फा सेल से कौन सा निकलता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन। अगर डेल्टा सेल की बात कर ले तो बताया गया सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होता है, जो क्या करेगा? इन सेल्स की फंक्शनिंग पे, रेगुलेशन पे कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों? अच्छा, ये तो बात कर ली हम लोगों ने पैनक्रियास की। तो इस तरीके से इस टॉपिक पे हम लोगों ने डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, समझा। और आपको अगर वीडियो देखने के बाद कोई शंका अगर होती है, आपके मन में कोई भी शंका आती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अपने प्रश्नों के लिखिए और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथियों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इससे आपको आसानी से ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर्स मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।